एक समय की बात है, गांव में प्रमोद नाम का एक कामचोर और आलसी व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी शर्मिली उससे बहुत परेशान रहा करती थी। प्रमोद दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन प्रमोद आराम से चारपाई पर घर में लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी शर्मिली खेतों में काम करके थकी हारी घर आई। प्रमोद को आराम करता देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शर्मिली बोली, शर्म तो नहीं आती है? दिन भर घर पर पड़े रहते हो, ये नहीं कि खेत में बीवी का हाथ बटा लिया करो। प्रमोद ने कहा, ये कैसी बातें करती हो शर्मिली? तुम तो जानती ही हो कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। हाँ। फिर शर्मिली ने कहा, बड़े रणवीर कपूर बनते फिरते हो, छोटा सा काम तो होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी मारते हो, निठल्ले कहीं के। पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रख रखी है तुमने। प्रमोद बोला, जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना, तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे। हाँ। शर्मिली बोली, फिलहाल तो मुझे नौकरानी नौकरानी कहकर बुलाते हैं। एक तो तुम कोई काम करते नहीं हो, ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमने नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी देती देती तंग आ गई हूँ। प्रमोद ने कहा, बस मुझे तुम्हारी यही बात बहुत बुरी लगती है शर्मिली, कि तुम आते ही पूरा घर सिर पे उठा लेती हो। हाँ। शर्मिली ने कहा, तो क्या करूं? तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं? मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा जमीन है और 2 बैल हैं। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि खेतों में व्यक्ति कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा पड़ा सपने देखता रहता है। शर्मिली की बातें सुनकर प्रमोद बेशर्मी से हंसा और बोला, अरे बस भी करो शर्मिली, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जाओ जाकर जल्दी से खाना बना दो। हाँ। प्रमोद की बात सुनकर शर्मिली ने आटे का खाली कंटर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, खाने को क्या बनाऊं? घर में खाने को कुछ है क्या जो तुम्हारे लिए खाने को बनाऊं? 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना भी नहीं है, लेकिन तुम्हें इसकी क्या फिक्र है? फिर प्रमोद ने कहा, लेकिन परसों तो मैंने तुम्हारे पास पैसे देखे थे। शर्मिली बोली, उस मोहन साइकिल वाले से तुमने पैसे उधार लिए थे ना, उसका ध्यान नहीं है तुम्हें? कल सारे पैसे मैंने उसी को दे दिए थे। प्रमोद बोला, उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं उससे थोड़ा और वक्त मांग लेता। शर्मिली ने कहा, घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था। अरे भला मैं तुम्हें घर पे पिटता हुआ कैसे देखूं? तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं। फिर प्रमोद ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में कोई शर्म नहीं है? फिर शर्मिली बोली, अगर तुम में जरा सी भी शर्म बची है ना, तो जाओ जाके कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर में चूल्हा जल जाए। शर्मिली की बातें सुनकर प्रमोद चुपचाप बाहर चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। प्रमोद बोला, अरे अब मेरी इस बेवकूफ पत्नी को कौन समझाए? इस गांव में भला मुझे कौन काम देगा? किसको टोपी पहनाऊंगा मैं? हाँ, एक काम करता हूँ, गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। ये कहकर प्रमोद उठा ही था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। फिर प्रमोद बोला, नहीं नहीं, जमींदार से तो मैंने पहले ही पैसे ले रखे हैं, वो भी अभी तक दिए नहीं हैं। उसके पास अगर पहुंच गया तो कहीं वो अपने पहले का कर्जा ना मांग बैठे। मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। क्या करूं क्या करूं? मेरी पत्नी ने कहा है मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। तभी प्रमोद ने देखा कि गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसी की ओर बड़े गुस्से से चला आ रहा था। मुखिया बोला, बहुत दिन हो गए हैं प्रमोद मुझे बेवकूफ बनाते बनाते। हाँ, आज तुमसे अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। प्रमोद बोला, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मुखिया जी, मैं आपकी एक एक पाई पाई चुका दूंगा। हाँ। मुखिया ने कहा, क्या कहा? कहाँ से चुका देगा? कुछ काम तो करता नहीं है तू, धरती पर बोझ है बोझ। काम का ना काज का, दुश्मन है अनाज का।
प्रमोद समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत आ गई है। प्रमोद ने कहा, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए मुखिया जी। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा। प्रमोद की बात सुनकर मुखिया अपनी मूंछों पर ताप देते हुए बोला, मुखिया बोला, किस किस की रकम चुकाओगे? तूने तो हर किसी से उधार ले रखा है। गांव में पता नहीं किस किस को बेवकूफ बनाया होगा। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। हाँ। प्रमोद बोला, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मुखिया बोला, आज या तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तेरी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। हाँ। मुखिया ने कहा, देखती क्या हो भाई, मारो इसे। मुखिया के साथी प्रमोद को लाठी डंडों से मारने ही वाले थे कि तभी प्रमोद की पत्नी भागती हुई मुखिया के पास आकर खड़ी होकर बोली। शर्मिली ने कहा, इन्हें छोड़ दीजिए मुखिया जी। फिर मुखिया ने कहा, तुम्हारा ही चेहरा देखकर अब तक मैं प्रमोद को छोड़ता आ रहा हूँ। तुम्हारा पति धरती पर बोझ है। प्रमोद बोला, शर्मिली तुम घर जाओ, मैं संभाल लूंगा। शर्मिली ने कहा, अरे क्या खाक संभाल लोगे तुम? अगर मैं नहीं आती तो तुम कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। प्रमोद शर्मिली को हाथ पकड़कर अलग ले जाकर आहिस्ता से बोलता है। प्रमोद ने कहा, तुम शायद मेरी बुद्धि को जानती नहीं हो। हाँ, मैंने इस मुखिया के जैसे कई लोगों को बेवकूफ बनाया है। हाँ। शर्मिली ने कहा, हाँ बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ बना पाओगे। आज तो तुम्हारी ठुकाई पक्की है। लगता है तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय आ गया है। तभी मुखिया दूर से प्रमोद से बोला, ये तुम दोनों पति पत्नी क्या खिचड़ी पका रहे हो भाई? प्रमोद ने कहा, कुछ नहीं मुखिया जी, मेरी पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आज इनका कर्जा चुका ही दो। मुखिया बोला, तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा समझदार है प्रमोद। हाँ। प्रमोद ने कहा, देखो मुखिया जी, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मेरे पास मोटे मोटे 2 बैल हैं। मैं आपको 1 बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, अब तूने बात पते की है प्रमोद। मुखिया प्रमोद का 1 बैल ले गया। प्रमोद ने खुश होकर शर्मिली से कहा, देखा अपने पति का दिमाग, 1 बैल का मुखिया क्या करेगा बेवकूफ कहीं का। फिर शर्मिली बोली, बेवकूफ वो नहीं है तुम हो। फिर प्रमोद बोला, वो कैसे? शर्मिली बोली, अरे तुम 1 बैल से खेत जोत लोगे क्या? 1 बैल हमारे किस काम का है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तुमने मुझे क्यों दिया? प्रमोद बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब क्या करूं? फिर शर्मिली बोली, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बैल चाहिए। फिर प्रमोद ने कहा, लेकिन वो तो मुखिया ले गया। फिर शर्मिली बोली, कोई बात नहीं, दूसरे बैल की जगह तुम काम करोगे। 1 बैल से खेत नहीं चलता, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो फसल भी नहीं हो पाएगी, और जब फसल ही नहीं होगी तो हम उसके पैसे कहाँ से चुकाएंगे? ले देकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बीज लेकर आई थी। अब भला इन बीजों का मैं क्या करूंगी? इतना कहकर शर्मिली वहां से चली गई। प्रमोद अपने खेत के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। फिर उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक बाबा दिखाई दिया। प्रमोद ने जैसे ही सामने देखा तो एक साधु जिसके चेहरे पर तेज छलक रहा था। फिर वह बाबा बोले, अरे बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? प्रमोद बोला, जाओ बाबा, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। गांव का मुखिया तेरा 1 बैल छीनकर जबरदस्ती ले गया है, और तेरे ऊपर गांव की उधारी अलग सी है। तेरी पत्नी तुझसे बहुत नाराज है, और तू यही सोच रहा है कि इन सारी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। साधु की बात सुनकर प्रमोद तुरंत उठ खड़ा हुआ और साधु के पैरों पर गिरकर बोला, आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हो, मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, क्या आप चमत्कार कर सकते हो? फिर बाबा ने कहा,
हर इंसान के अंदर चमत्कार छुपा होता है। बस उस इंसान को उस चमत्कार को देखने की और परखने की आवश्यकता होती है। प्रमोद साधु की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला। प्रमोद बोला, मेरा एक बैल जमींदार जबरदस्ती छीन के ले गया है। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए, ताकि मैं मेहनत करके अपने खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर उसे बेचकर अपनी उधारी चुका सकूं। प्रमोद की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले। फिर बाबा ने कहा, तू चाहता तो मुझसे धन दौलत और सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। प्रमोद ने कहा, मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। फिर बाबा बोले, जो चला गया उस पर अफसोस करने की कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपनी शक्ति से तेरे शरीर में एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूँ, जिसे तू अकेले अपने खेत जोत सकता है। बोल, चाहता है ऐसा? साधु की बात सुनकर प्रमोद बहुत गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा। प्रमोद ने कहा, साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। फिर बाबा बोले, तो फिर अपनी आंखें बंद कर लो। प्रमोद ने अपनी आंखें बंद ही करी थी। कुछ देर बाद उसके कानों में साधु की आवाज गूंजने लगी। फिर बाबा बोले, तेरे अंदर एक बैल के बराबर शक्ति मैंने डाल दी है। अब तू खुद अपना खेत जोत सकता है। प्रमोद ने आंखें खोली तो वहां पर कोई नहीं था। प्रमोद दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी घटना बताई। फिर शर्मिली ने कहा, अरे, तुमने कोई जरूर सपना देखा होगा। इतनी मुसीबत में भी तुम्हें मुंगेरीलाल के सपने नहीं खत्म हो रहे हैं। फिर प्रमोद बोला, मैं सच कह रहा हूँ शर्मिली, वो सपना नहीं था। शर्मिली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल का जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन एक बैल के साथ प्रमोद भी अपने खेत जोतने लगा। प्रमोद को अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। प्रमोद के अंदर इतनी ताकत देख शर्मिली की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही दिनों में सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये खबर उड़ते उड़ते मुखिया के कानों तक भी पहुंच गई। मुखिया अपने साथियों की ओर देखता हुआ बोला, क्या ये सच है कि प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? फिर मुखिया का एक साथी बोला, मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रमोद एक बैल की जगह खुद काम कर रहा है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई है। फिर मुखिया ने कहा, अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर तो वह अपने खेत में बहुत जल्दी फसल उगा लेगा और मेरे पैसे लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। उसने मुझे बेवकूफ बनाया था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उससे दूसरा बैल भी उठवा लूंगा। मेरी तो सारी की सारी योजना पर ही पानी फिर गया। फिर साथी बोला, अब क्या करेंगे आप? फिर मुखिया ने कहा, जाओ जाकर प्रमोद को पीट पीट कर बुरा हाल कर दो उसका। मुखिया की बात सुनकर मुखिया के सभी साथी सहम गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। मुखिया चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ तुम सब मुष्टंडों को? मैं तुम सबको रोज ताजा ताजा मट्ठा और दूध पिलाकर पालता हूँ, तुम प्रमोद को भी नहीं मार सकते। मुखिया की बात पर एक साथी डरता हुआ बोला, मुखिया जी, प्रमोद के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई भी उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा साथी बोला, मेरी मानिए मुखिया जी, तो आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए। प्रमोद अब वो प्रमोद नहीं रहा। हाँ। अपने साथी की बात सुनकर मुखिया चुप हो गया। सच तो ये था कि मुखिया भी अंदर से घबरा चुका था। कुछ ही महीनों में प्रमोद की फसल बहुत अच्छी तैयार हो गई थी और उसकी फसल बहुत अच्छे दामों पर भी बिकी। प्रमोद तुरंत पैसे लेकर मुखिया के पास गया। प्रमोद ने कहा, ये लीजिए मुखिया जी अपने रुपए, और कृपा करके मेरा बैल वापस कर दीजिए। मुखिया ने डरते डरते पैसे लेकर प्रमोद का बैल वापस कर दिया। प्रमोद के घर पर अब खुशहाली आ गई। धीरे धीरे करके प्रमोद ने सारे गांव वालों की उधारी चुका दी। लेकिन प्रमोद अब रात में भी एक बैल के साथ मिलकर लगातार काम करने लगा। अब उसकी पत्नी उसके काम से परेशान हो गई। शर्मिली बोली, अब बस भी कीजिए, थोड़ा आराम तो कर लीजिए।
फिर प्रमोद ने कहा, नहीं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं नहीं रुक सकता। शर्मिली बोली, लेकिन फसल तो कर चुके हैं, बीज अभी बोए नहीं है, खाली जमीन पर हल क्यों चला रही हो? प्रमोद ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरे खेत में जाकर चलाऊंगा। शर्मिली अपने आप से बोली, हे भगवान, ये तो अब रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। शर्मिली एक दिन उसी पेड़ के नीचे उदास बैठी थी कि तभी वही साधु फिर से प्रकट हो गए। बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटी, कैसे उदास बैठी हो? प्रमोद की पत्नी हाथ जोड़कर उन साधु के सामने खड़ी हो गई। शर्मिली ने कहा, मेरे पति को एक चमत्कारी साधु ने एक बैल के बराबर शक्ति दी थी बाबा, मगर अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लगातार काम करते जा रहे हैं। शर्मिली की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे। फिर बाबा बोले, मैं ही हूँ वो शक्ति देने वाला, लगता है एक बैल की जगह उसे 2 बैलों की शक्ति दे दी मैंने। शर्मिली बोली, कुछ कीजिए ना साधु महाराज, ऐसे तो मेरी हालत ही खराब होती जा रही है, मैं खाना बनाते बनाते तंग आ गई हूँ, वो पूरे 10 आदमियों का खाना एक वक्त में खा रही हैं। बाबा बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। इतना बोलकर साधु ने एक चुटकी बजाई और वहां से गायब हो गए। प्रमोद फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब वो मेहनती बन चुका था। प्रमोद बोला, अरे थकावट सी महसूस हो रही है, थोड़ा आराम किया जाए। फिर प्रमोद ने कहा, ए शर्मिली, सुन जरा, पानी लाए इधर। पेड़ के नीचे बैठकर शर्मिली ने प्रमोद को पानी पिलाया। शर्मिली बोली, अब आप कैसा महसूस कर रही हो? प्रमोद ने कहा, अब तो हर साल अच्छी फसल उगानी है, चलो अभी घर चलकर आराम कर लेते हैं पहले। हाँ। फिर शर्मिली और प्रमोद घर जाते हैं और आराम करते हैं और इसी तरह हमेशा फसल उगाते हैं। और प्रमोद अब आलसी नहीं रहा, वह बहुत मेहनती हो गया था। फिर प्रमोद और शर्मिली आराम से हंसी खुशी रहने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।